चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बधाइयों का सिलसिला भी जारी है। राहुल गांधी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण है और शपथ सिर्फ सीएम के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी ही लेंगे। हालांकि हरीश रावत ने साफ कहा कि नामों को लेकर भी ये बाद में तय होगा कि किसे क्या डिपार्टमेंट दिया जाए, कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा। लेकिन चर्चा में 2 डिप्टी सीएम को लेकर भी बात सामने आई। हालांकि जो भी होगा फैसला कल बाद में किया जाएगा, चर्चाएं बाद में होंगी। लेकिन फिलहाल कल सुबह 11 बजे चरणजीत सिंह चन्नू पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। पंजाब के सियासी घटनाक्रम के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस आला कमान को निशाने पर लेते हुए कहा, जब अमरिंदर ने सिद्धू को एंटी नेशनल करार दे दिया है तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आखिर चुप क्यों बैठे हैं। जावड़ेकर ने कहा कि पाकिस्तान ने जब देश पर हमला किया था तो उसके बाद सिद्धू ने पाकिस्तान की यात्रा की थी और पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा से वो मिले थे। देश पहले से ये बात जानता था, लेकिन जब अमरिंदर सिंह ने इस बात पर जोर दिया तो इस पर सोचा जाना चाहिए। जावड़ेकर ने कहा कि सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी आखिर चुप क्यों हैं, ये बड़ा आरोप है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए और अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, क्या कांग्रेस इस मामले का संज्ञान लेगी और नवजोत सिंह सिद्धू पर एक जांच बैठाएगी। अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैंने पहली बार सिद्धू को एंटी नेशनल करार नहीं दिया है। मैंने ये बात तब भी कही थी जब जम्मू कश्मीर में हमला हुआ था और जवान शहीद हुए थे। उस वक्त सिद्धू की इमरान और भाजपा के साथ दोस्ती जग जाहिर हुई थी। ऐसे में मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पंजाब में सिद्धू को अपना चेहरा बनाती है तो मैं इसका विरोध जरूर करूंगा। हालांकि हरीश रावत ने साफ कर दिया है कि सिद्धू को चेहरा बनाकर ही पंजाब में कांग्रेस चुनाव में उतरेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल का आज रिपोर्ट कार्ड पेश किया। विधानसभा चुनाव से पहले योगी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाकर चुनावी सियासत को और गरमा दिया। साथ ही सीएम योगी ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को भी एक उपलब्धि करार दिया और कहा कि भाजपा सरकार में अयोध्या की अलग पहचान बनी है और दीपोत्सव अयोध्या की पहचान बन चुका है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि अब सुशासन और विकास उत्तर प्रदेश की पहचान बन गया है। दरअसल यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वैसे तो किसी भी सरकार के कामकाज की समीक्षा सालाना होती है, लेकिन यूपी में चुनावी दंगल सजा है, तो सीएम योगी ने 4.5 साल का लेखा जोखा पेश किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि अब सुशासन और विकास उत्तर प्रदेश की पहचान बन गया है। प्रदेश में 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है। सरकार के किए गए सुधार और विकास कार्यों की वजह से उत्तर प्रदेश निवेश के लिए पहले स्थान पर है। यूपी में बीजेपी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर लखनऊ में अपना रिपोर्ट कार्ड देने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। फिलहाल यूपी में बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को अब कार्यकर्ता घर घर पहुंचाएंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो अब कार्यकर्ता पूरे जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और वोटर्स को लुभाने की हर तरीके की कवायद तेज हो रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मीसा भारती समेत 6 लोगों पर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिया है। पटना सिविल कोर्ट में दायर परिवाद पत्र मामले में ये आदेश दिया गया है। मामला लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट देने के नाम पर 5 करोड़ रुपए ठगने का है। साथ ही तेजस्वी यादव पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। बताया जाता है कि कांग्रेस नेता और अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने पटना के सीजेएम की अदालत में पिछले महीने 18 अगस्त को एक परिवाद पत्र दायर किया था। उसमें संजीव कुमार सिंह ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राज्यसभा सदस्य मीसा भारती और बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत 6 लोगों पर आरोप लगाया है। इसके बाद 16 सितंबर को पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा के जरिए कोतवाली थाना अध्यक्ष को केस दर्ज कराने का आदेश दिया गया। कांग्रेस नेता संजीव कुमार सिंह ने दायर परिवाद में कहा, बीते लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने टिकट देने के नाम पर उनसे 5 करोड़ रुपए लिए और पैसा भी लिया गया, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इसके बाद संजीव कुमार सिंह को आश्वासन दिया गया कि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें टिकट दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव भी आया, लेकिन संजीव कुमार सिंह को टिकट नहीं मिला। अब इस मामले पर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जिन लोगों पर आरोप हैं उन लोगों ने भी अब कोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद सफाई देना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत इन दिनों उदयपुर प्रवास पर हैं। आज प्रवास के चौथे दिन संघ प्रमुख ने
शहर के हिरणमगरी सेक्टर 4 स्थित विद्या निकेतन परिसर में प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद किया। उदयपुर और आसपास के जिलों से करीब 300 से ज़्यादा प्रबुद्ध जन इस संवाद कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए और संघ प्रमुख ने विभिन्न समसामयिक मसलों पर उनसे चर्चा की। इस मौके पर संघ प्रमुख ने साफ किया कि हिंदू राष्ट्र के परम वैभव में ही विश्व का कल्याण शामिल है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति निर्माण का कार्य संघ का पहला लक्ष्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव राम हेडगेवार का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्वार्थ की आहुति देते हुए उन्होंने भारतवर्ष के लिए कार्य करने का मार्ग सहर्ष चुना था। संघ की स्थापना के मूल चिंतन में भी यही भाव समाहित रहता है। इस प्रबुद्धजनों के साथ संवाद कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने संघ के महत्वपूर्ण लक्ष्य और उद्देश्यों के बारे में स्थिति स्पष्ट की। संघ प्रमुख ने साफ किया कि संघ का सबसे पहला कर्तव्य व्यक्ति निर्माण का है, ताकि समाज और देश का उत्कृष्टता के साथ निर्माण और विकास हो सके। गणपति विसर्जन के मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज अपने गृहनगर कोटा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी के विधायक संदीप शर्मा के साथ कोटा के सूरज पॉल गेट से किया। अनंत चतुर्दशी जुलूस और शोभा यात्रा का शुभारंभ इस दौरान बिरला ने पहले गणपति भगवान की आरती भी उतारी और संत जनों का आशीर्वाद भी लिया। हालांकि कोरोना की पाबंदियों के चलते इस बार ये जुलूस केवल सांकेतिक निकाला गया और सीमित झांकियों को ही इस शोभा यात्रा में आने की अनुमति दी गई थी। इस शोभा यात्रा में बिरला के साथ मौजूद रहे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इस मौके पर पंजाब मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पंजाब कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है इसका असर राजस्थान पर भी पड़ेगा। इससे पहले कोटा प्रवास के दौरान बिरला ने आज लोकसभा स्पीकर के कार्यालय में जन सुनवाई की और इस दौरान कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के दर्जनों परिवादियों से मुलाकात की। इस दौरान बिरला से मिलने के लिए 150 कोचिंग छात्रों का एक डेलीगेशन भी एलन कोचिंग संस्थान के निदेशक नवीन माहेश्वरी के साथ लोकसभा स्पीकर के कार्यालय पहुंचा, जिन्हें फ्री कोचिंग दी जा रही है। असल में बिरला ने कुछ दिनों पहले ये वादा किया था कि जिन छात्रों ने अपने अभिभावकों को कोरोना के चलते खो दिया है उन्हें कोटा में फ्री कोचिंग मुहैया कराई जाएगी। बिरला ने इन छात्रों से मुलाकात करते हुए कहा है कि न सिर्फ कोचिंग बल्कि इनको स्कूलिंग भी और करियर में आगे भी हर तरह की मदद के लिए मैं और मेरा कोटा खड़ा रहेगा। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनिंदरजीत सिंह बिट्टा 2 दिन से बीकानेर दौरे पर है। आज बॉर्डर स्थित साचू पोस्ट पर एक मंदिर जीर्णोद्धार कार्यक्रम में शिरकत की। यहां पर डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। दरअसल बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह की अगुवाई में पहल चल रही है और उसी के मद्देनज़र सीमा जन कल्याण समिति के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो वहीं बीकानेर में बिट्टा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि तालिबान भारत के लिए नहीं दुनिया के लिए खतरा है। वहाँ पर जिस तरह से महिलाओं और बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है वो सबको समझ आ रहा है। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन यदि हमें कोई छेड़ता है तो हम उसे बख्शेंगे भी नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं ये सबको समझ में आ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की और कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद माहौल बदला है, वहाँ पर अब टूरिज्म को प्रोत्साहन मिलेगा, लोग आ जा सकेंगे। तो इधर प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में पूर्व यूआईटी चेयरमैन महावीर नाका की अगुवाई में मास्क वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। महावीर नाका ने कहा कि मोदी जी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के तौर पर मनाया जा रहा है और हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सेवा बन पाए राजनीति से हटकर वो की जाए। आज मास्क वितरण का कार्यक्रम भी इसी के मद्देनजर किया गया। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे पर रहेंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सहित कई एजेंसियां अलर्ट हो गई है। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 2 दिवसीय यात्रा पर आगामी 26 और 27 सितंबर को विश्व विख्यात पर्यटन नगरी जैसलमेर आ रहे हैं। वो अपनी यात्रा के दौरान भारत पाकिस्तान युद्ध के गवाह रहे लोंगेवाला युद्ध स्थल पर जाएंगे। साथ ही भारत पाक सीमा पर जाकर बीएसएफ जवानों का हौसला अफजाई करेंगे तथा डेजर्ट नेशनल पार्क इलाके में चल रहे गोडावण संरक्षण के कार्यों का भी जायजा लेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 26 सितंबर को वायुसेना के विशेष विमान से दोपहर 1 बजे जैसलमेर के वायुसेना स्टेशन पर पहुंचेंगे, जहां पर उच्च अधिकारियों द्वारा उनकी परंपरागत तरीके से अगवानी की जाएगी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के दौरे को लेकर जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें तमाम अधिकारियों से प्रस्तावित यात्रा को लेकर विचार विमर्श किया गया। तो वहीं
अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि यात्रा में किसी भी तरह की चूक न हो।